हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडेंसेशन प्रोसेस को, कि कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक ना। ये भी जो प्रोसेस होती है ये चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से होती है, यानी टेम्परेचर में चेंज की वजह से ये देखने को मिलता है। कैसे होता है, चलिए पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। चलिए आइए। तो कंडेंसेशन प्रोसेस होती क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस और वेपर, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस और वेपर into its liquid state into a liquid state by cooling is called condensation, is called condensation। ठीक, अब ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या होता है। कह रहा है कि ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी गैस या किसी वेपर को हम ठंडा करके उसके लिक्विड फॉर्म में ले जाएं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन, या हिंदी में कहते हैं संघनन। तो कंडेंसेशन प्रोसेस अभी मैंने आपको लिख दिया है। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन सीधे सीधे आपके सामने है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस और वेपर इनटू अ लिक्विड स्टेट बाय कूलिंग, ठंडा करने पर। तो इसका मतलब क्या होता है समझिएगा बच्चों। अभी हमारे पास, हम लोग इससे पहले बॉइलिंग पढ़ के आए हैं, ठीक ना। तो बॉइलिंग का जस्ट रिवर्स होता है ये प्रोसेस, ठीक ना। बॉइलिंग का जस्ट रिवर्स होता है कंडेंसेशन। कैसे हम लोग कह सकते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे हम लोग अभी क्या कर रहे थे, बॉइल कर रहे थे। तो बॉइल कैसे कर रहे थे? हम लोग के पास लिक्विड था, हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे। पहले 1 डिग्री 2 डिग्री, ठीक ना, फिर इसी तरीके से 10 डिग्री हुआ होगा, फिर धीरे धीरे हम लोग करके 100 डिग्री पर ले गए थे। और 100 डिग्री पर जो वाटर था, जो लिक्विड था, वो क्या हो रहा था? बॉईल कर रहा था, उबलने लग रहा था, ठीक ना। अब हमने कुछ नहीं करना, अब हमें बस एक काम करना है। यहाँ पर हमें अपना बर्नर जो है वो ऑफ कर लेना है। क्यों ऑफ कर लेना है? क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड लिखा है बाय कूलिंग, ठंडा करने पर। तो जो आप लगातार टेम्परेचर देते चले जा रहे थे, किस वजह से टेम्परेचर देते चले जा रहे थे? कि हम उसको बॉईल कर रहे थे। अब कंडेंस करना, तो जैसे ही बॉईल किया आपको 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर भी दिखती है, ठीक ना। वेपर होने लगती है, लिक्विड जो है किसमें कन्वर्ट होने लगता है? वेपर में। अब उन्हीं वेपर्स को ठंडा करना है। तो कैसे करेंगे? जैसे बॉईल होने लगा पानी, अब क्या करिए, आप जिस भी बर्तन में, जिस भी बीकर में आप ये करें, उसके ऊपर एक लिड लगा दीजिए, यानी एक ढक्कन लगा दीजिए। ढक्कन लगाने के पास बाद क्या होगा कि जो वेपर बन रही होगी लगातार, वो उसी से टकराएगी। किससे? आपकी जो भी ढक्कन उसकी तली से टकराएगी और ठंडी होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड स्टेट में। लेकिन यहाँ पर आपको एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा? कि आपको बर्नर अब बंद कर देना है। लगातार वेपर निकल रही है, ढक्कन लगाना है, बर्नर को बंद करना है, नहीं टेम्परेचर कम करना है। इसी को हम लोग बोलते हैं बाय कूलिंग। तो क्या होगा बच्चों, कैसे वेपर में कन्वर्ट होगा? हम लगातार जब हीट देते चले जा रहे थे तो गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो टूट जाता है। इस वजह से वो वेपर के फॉर्म में उड़ने लगते हैं। अब रिवर्स प्रोसेस करना है। क्या करना है? ढक्कन लगाना है, ठंडा करना है। यानी जैसे ही हमने ढक्कन लगाया और हीट बंद करी, तो गैस की काइनेटिक एनर्जी, जो गैस निकल के बाहर टकरा रही थी, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी जैसे ही डिक्रीज करेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क में आएगा। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क में आएगा आपका, और जो गैस होगी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है, जैसे ही आप ठंडा करोगे, जो गैस की काइनेटिक एनर्जी वो डिक्रीज करेगी, कम करेगी। जो खूब तेज़ी से जा करके हमारे बर्तन पे टकरा रहे हैं, इससे क्या होता है? ये टकराना जो होता है वो ठंडा करने के लिए था, ठीक है। टेम्परेचर डाउन किया, टकराएंगे, ठंडा होंगे। तो ये जो टकराना हुआ या ये जो गैस उड़ रही है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है ये टेम्परेचर कम करने से। बस यही आपको या इसीलिए हम कूलिंग, ये लिखा है ना, लिक्विड स्टेट बाय कूलिंग। तो कूलिंग का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर डाउन किया, टेम्परेचर डाउन करने से जो वेपर निकल रही थी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे वर्क करना शुरू कर देगा। जैसे ही वर्क करा, एक सफिशिएंट समय के बाद
वहाँ पर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि गैसियस फॉर्म में रहेगा, ठीक ना। तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है पार्टिकल की, इसलिए वो अब मूव इतनी तेज़ी से नहीं कर पाते हैं। और जैसे ही हम और टेम्परेचर धीरे धीरे करके डाउन करते जाते, क्योंकि टेम्परेचर हमने बंद कर दिया बर्नर का, अब धीरे धीरे नीचे आएगा टेम्परेचर, यानी ठंडा होगी। तो जैसे ही धीरे धीरे ये काम होता रहेगा और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा वो पास में आ जाएंगे और हम कह देंगे कि जो वेपर है वो कंडेंस हो गई, यानी अपने लिक्विड स्टेट में चली गई। क्लियर है बात ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे आपने बॉयल कर रहे थे, बॉयल करते वक्त हमें क्या दिखा, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, कुछ नहीं करना, एक ढक्कन लगाना है। जिस भी पात्र के ऊपर आप गर्म कर रहे हो, जिस भी कंटेनर के ऊपर गर्म कर रहे हो, एक लिड लगाना है। जैसे ही लगाया और टेम्परेचर डाउन कर देना, यानी टेम्परेचर को कम कर देना। जैसे ही आप टेम्परेचर कम करोगे तो जो वेपर बन रही थी अब वो धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी पहले बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से वो मूव कर रहे थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बन रही थी। अब जैसे ही ढक्कन आपने लगाया और टेम्परेचर डाउन किया तो उससे क्या होगा कि यही वेपर जा करके, यानी इनकी काइनेटिक एनर्जी लो हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी लो हो गई, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वर्क करने लगेगा। अब जो ये बहुत तेज़ी से मूव कर रहे थे अब धीरे धीरे कम मूव करने लगेंगे, और जैसे ही टकराएंगे वैसे ही तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस वजह से उसके ऊपर ढक्कन लगाते हो, और ढक्कन जैसे ही हटाते हो देखो उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं, ठीक ना, पानी की बूंदें रहती है। तो यही होता है हमारा क्या, कंडेंसेशन प्रोसेस। क्लियर है बच्चों, इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक। तो कुछ बातें लिख देते हैं तो नोट करके। तो कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, उसको हम कहते हैं, ये रिवर्स होती है वेपोराइजेशन के, ठीक ना। तो द कंडेंसेशन इज रिवर्स, द कंडेंसेशन इज रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। बॉइलिंग के रिवर्स होती है, या हम इसको वेपोराइजेशन भी कह सकते हैं। तो वेपोराइजेशन या कंडेंसेशन या बॉइलिंग के रिवर्स होती है। कौन सी प्रक्रिया, कंडेंसेशन में। बॉइलिंग में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक ना, और इसमें क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर कम करके। और क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे लिख सकते हो आप, बॉइलिंग का एग्जाम्पल अगर इसमें लिखा जाए तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आप जानते हो 373 केल्विन होता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। ये वाटर का बॉइलिंग होता है, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या कहता है, ये जो प्रक्रिया होती है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होती है। तो कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज ऑल्सो, अगर हम कंडेंसेशन की बात करेंगे तो कंडेंसेशन किसका, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज ऑल्सो 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस। तो कंडेंसेशन भी इतने ही डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक ना। जैसे हम लोग ने पढ़ के आया था कि फ्रीजिंग, हम लोग पढ़े थे ना, फ्रीजिंग और मेल्टिंग। जैसे पानी जो है वो फ्रीज कितने पर होता है, 0 डिग्री पर, और मेल्ट कितने पर होता है, 0 डिग्री पर। सेम उसी तरीके से ये भी पैटर्न काम करेगा यहाँ पर भी, कि कंडेंसेशन मतलब जो स्टीम है वो हमारी 373 केल्विन पर ही क्या होगी, कंडेंस होगी, ठंडी होगी। क्लियर है बात ना, क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये प्रक्रिया कितने पर होती है, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब अभी हम लोग यहाँ पर हैं तो हमारे ऊपर कितने एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लग रहा है, 1 ATM का प्रेशर लग रहा है, 1 ATM का हमारे पास प्रेशर लग रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और है यहाँ पर, चलिए इतनी बातें ठीक है, आप लोगों को क्लियर है बात, ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक दूसरी प्रोसेस को लिखते हैं जिसका नाम है सब्लिमेशन। तो मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक। चलिए सब्लिमेशन, इसको हम ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया कहते हैं। ये होता क्या है समझ लीजिए। चलिए पहले लिख देते हैं फिर आप लोग को समझा देंगे। चलिए
द प्रोसेस of change of solid into its gaseous state without converting या without changing into liquid state, या ऐसे लिखो द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली into its gaseous state without changing its liquid state is called sublimation। अब इसका प्रोसेस क्या होता है समझ, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने लिखा है कि कोई सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, यानी गैस में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन विदाउट चेंजिंग इट्स लिक्विड स्टेट, यानी कोई ठोस लिक्विड स्टेट में चेंज हुए बिना ही किस में कन्वर्ट हो जाए, अपनी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो हम इसे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कैम्फर होता है, कपूर, तो कपूर में हम लोग क्या देखते हैं, कपूर में हम लोग ये देखते हैं कि जैसे ही कपूर को गर्म किया जाता है, जलाया जाता है, तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हुए बिना ही किस में चेंज हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और उड़ जाता है। नहीं जलाया है आपने, अगर आपने कैम्फर कपूर को कहीं रख दीजिए, आप पेपर में लपेट करके हल्का सा थोड़ा सा ऐसा रखिए कि एयर आ जा सके, तो आप देखेंगे कि दिन में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो आप देखोगे कि 1-2 दिन में धीरे धीरे वो कपूर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, जैसे आप पहले रखे थे वैसा नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उसको सबलाइम सब्सटेंस कहा जाता है, यानी ये क्या होते हैं, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अपने वेपर स्टेट में चले जाते हैं, अपनी गैसियस फॉर्म में चले जाते हैं, बिना लिक्विड स्टेट में बदले। तो ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन की अभी प्रोसेस क्या होता है कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत कोई पदार्थ, कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदले बिना ही किस में चला जाता है, अपनी गैसीय अवस्था में चला जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और वो जो सब्सटेंस होता है उसको ऊर्ध्वपातज यानी सबलाइम सब्सटेंस कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक ना। हिंदी में ऊर्ध्वपातज पदार्थ बोलोगे, ठीक ना, और इंग्लिश में सबलाइम सब्सटेंस। तो क्या लिखा, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड्स डायरेक्टली इनटू इट्स गैसियस फेज या गैसियस स्टेट विदाउट चेंजिंग इट्स लिक्विड स्टेट, यानी विदाउट चेंजिंग इट्स लिक्विड स्टेट, यानी लिक्विड स्टेट में बदले बिना ही किसमें कन्वर्ट हो जाए, अपने गैसियस फॉर्म में कोई सॉलिड। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो कैम्फर, जैसे हम कपूर कहते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप क्या लिख सकते हो, कैम्फर। ठीक ना। और नेफ्थलीन बॉल्स भी होती हैं, नेफ्थलीन बॉल्स जो फिटकरी कह रहा हूँ, जो फिनाइल की गोलियाँ होती हैं, ठीक ना, नेफ्थलीन बॉल्स भी इसका एग्जाम्पल होती हैं, ठीक ना। अमोनियम क्लोराइड भी इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक ना। फटाफट आप लोग इसको देख लीजिए तो मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम इसी को रिवर्स कर दें, ये तो गर्म था, अब हम कूल कर दें, रिवर्स प्रोसेस कर दें, किसी गैस को हम कूल करते जाएं लगातार, तो वो किस में कन्वर्ट हो सकती है, वो अपने सॉलिड फॉर्म में आ सकती है ठंडा करने पर, ठीक ना। अभी हम लोग देखेंगे जब इसके आगे बढ़ेंगे, तो इस रिवर्स प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिपोजिशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। अगर हम इसको ठंडा कर दें, ठीक ना, ठंडा कर दें तो डिपॉजिट हो जाएंगी जिस फॉर्म में ये थी, ठीक ना, तो इसको हम लोग डिपोजिशन कहते हैं, या कई लोग आप लोग के लेवल पर इसको सब्लिमेशन ही बोला जाता है, ठीक ना। गर्म करके किसमें, गैसियस फॉर्म में चले जाएं, या गैसियस फॉर्म से दोबारा किस में आ जाएं, ठंडा करने पर अपने सॉलिड फॉर्म में बिना लिक्विड स्टेट में बदले, चाहे इधर से जाओ चाहे उधर से आओ, यानी सॉलिड से गैस जाओ
लिक्विड नहीं बनेगा, या गैस से सॉलिड आओ लिक्विड नहीं बनेगा। तो दोनों प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। लेकिन फिलहाल एक टर्म आती है जब हम ठंडा करते हुए वापस आते हैं तो उसको डिपोजिशन कहा जाता है, ठीक ना। जब गर्म करते हुए जाते हैं तो उसको सब्लिमेशन कहा जाता है। ये बात अपने दिमाग में रखे रहिएगा ध्यान से, ठीक ना। तो ये हो गई हमारी सब्लिमेशन की प्रोसेस। अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं, क्या एप्लीकेशन, इसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं। एप्लीकेशन हमारे एनसीईआरटी में एक एप्लीकेशन दे रखा है और इसको प्रैक्टिकल यानी कि एक एक्टिविटी के थ्रू भी बताया गया, तो उस एक्टिविटी को भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज वेरी यूजफुल। पहला है द प्रोसेस ऑफ sublimation is very useful in the purification of such solid which sublime on heating, solids which sublime on heating and contain non-volatile impurities तो ये क्या है भैया समझिए, यहाँ पर कैसे सब्लिमेशन हमारे लिए वर्क करेगी, ठीक ना। चलिए हम लोग लेते हैं नेफ्थलीन को। नेफ्थलीन ले सकते हो या कैम्फर, दोनों चीज़ें ले सकते हो क्योंकि दोनों एक ही बिहेवियर की है। तो नेफ्थलीन की वेपर बनेगी क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा है आपका सब्लाइम सब्सटेंस। अगर हम नेफ्थलीन के साथ कोई नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ मिला दें, जैसे मान लीजिए हमने सॉल्ट मिला दिया NaCl, तो नेफ्थलीन और सॉल्ट को अब हमने मिक्सचर बना लिया, इसका एक मिक्सचर बना लिया, मतलब दोनों को एज अ पाउडर के फॉर्म में, यानी दोनों के पाउडर हमारे पास है, उन दोनों को मिला दिया। अब हमारे पास हो गया एक सब्लाइम सब्सटेंस और एक सब्लाइम सब्सटेंस नहीं है हमारे पास, ठीक ना। तो एक सब्लाइम है, एक सब्लाइम नहीं है, यानी कि एक क्या है नॉन वॉलेटाइल। तो नॉन वॉलेटाइल का मतलब ही होता है जिसकी वेपर ना बने। नॉन वॉलेटाइल दो तरीके के सब्सटेंस होते हैं, एक वॉलेटाइल हो गया जिसकी वेपर बन जाए, और एक नॉन वॉलेटाइल जिसकी वेपर ना बने गर्म करने पर, ठीक ना। तो ये हो गया नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी। नमक के वेपर नहीं बनते क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है, लेकिन नेफ्थलीन के वेपर बनेंगे जब इसको हम गर्म करेंगे। तो इसके लिए हमारे जो एनसीईआरटी उसमें क्या एक एक्टिविटी दी गई है, वो एक्टिविटी है यहाँ पर कि जब हम लोग एक, फिलहाल ये एक्टिविटी नेफ्थलीन के साथ तो नहीं है लेकिन अमोनियम क्लोराइड के साथ है, लेकिन अमोनियम क्लोराइड भी हमारा क्या सब्लाइम सब्सटेंस है और नेफ्थलीन भी। तो देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं, ये एक्टिविटी है क्या, देखिए हम लोग एक इस तरीके का वॉच ग्लास लेते हैं, इसको बर्नर में नीचे रखते हैं और यहाँ पर हमारा होता है मिक्सचर जो कि सॉल्ट और किसका है, हमारा नेफ्थलीन का है, ठीक। इसके ऊपर हम लोग एक इन्वर्टेड फनल रख देते हैं। फनल आप जानते हो कि कीप को कहते हैं इन्वर्टेड मतलब उल्टा करके एक फनल को रख देते हैं, ठीक। इस तरीके से ये फनल हो गई हमारी, ठीक। इम्प्योरिटीज, ठीक ना। ये फनल रख देते हैं और ये फनल के ऊपर एक कॉटन प्लग लगा देते हैं, यानी यहाँ पे एक रुई भर देते हैं जिससे ये बंद हो जाए आगे के लिए। ये यहाँ से जो भी चीज़ें अंदर गर्म होकर के वेपर निकले वो बाहर ना जाने पाए, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया एक वॉच ग्लास, उसके ऊपर हो गई इन्वर्टेड फनल और बीच में हमारा मिक्सचर रखा है, नीचे हमारा हो गया बर्नर, ये हो गया बर्नर। अब जैसे जैसे हम क्या करेंगे, हीट करते हैं इस मिक्सचर को, क्या करेंगे, हीट करेंगे। जैसे ही हम हीट करेंगे तो आप देखोगे
कि यहाँ पर इसकी वेपर बनना शुरू होगी। किसकी वेपर बनेगी? जो वॉलेटाइल है यानी जो सबलाइम सब्सटेंस है यानी नेफ्थलीन। दोनों पाउडर फॉर्म में मिक्स हो चुका है, अब हमको इसको अलग कैसे करना है? दोनों की वेपर बनने लगेगी, दोनों की वेपर यहाँ पर बनने लगेगी। ठीक ना? तो यहाँ पर दोनों की सबलाइम सब्सटेंस है, तो सबलाइम सब्सटेंस में ये नेफ्थलीन, इसकी वेपर बनने लगेगी। तो जैसे गर्म किया इसकी वेपर क्या हुई? यहाँ पर बनने लगी। ठीक, अब ये क्योंकि ऊपर कॉटन प्लग लगा हुआ है, ये वापस इसी मीडियम यानी इतनी ही रेंज में यहाँ पर ये वेपर घूमेगी, और जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो वेपर आपको पता है ठंडी होती रहेगी। जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो क्या होती चली जाएगी? वो कंडेंस होती जाएगी, ठंडी होती चली जाएगी। ठीक ना? जैसे ही ठंडी हुई तो वो अब क्या हो जाएगा? अभी पढ़ा था ना डिपोजिशन, इसी कोनों पर यहाँ पर वो डिपॉजिट हो जाएगी, जम जाएगी इन्हीं कोनों पर। कौन? नेफ्थलीन, हमारी नेफ्थलीन यहाँ पर जम जाएगा वेपर फॉर्म में। तो ये क्या था? ये नेफ्थलीन की वेपर्स थी। नेफ्थलीन की क्या थी? वेपर। ये पूरा मिक्सचर था जिसमें नेफ्थलीन और सॉल्ट थे। इस तरीके से हमने क्या किया? एक नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी से अपने सबलाइम सब्सटेंस को अलग कर लिया ऑन हीटिंग, गर्म करके। ठीक ना? हमने बर्नर लिया, स्टैंड लिया, एक वॉच ग्लास लिया, उसमें मिक्सचर डाला, एक इन्वर्टेड फनल ली, उसको फनल को टेढ़ा करा। ठीक ना? उल्टा, इन्वर्टेड फनल मतलब उल्टा करके रखा। ठीक ना? ऊपर कॉटन प्लग लगा दी, गर्म किया, तो सबलाइम सब्सटेंस जो था वो क्या हुआ? वो धीरे धीरे उसकी वेपर बनी। वेपर बनी तो ऊपर जाएगी वेपर, ठंडी होगी और किनारे किनारे डिपॉजिट हो जाएगी। इस तरीके से ये डिपॉजिशन को हम लोग फिर क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, अलग कर सकते हैं, और नीचे जो बचे रहेगा वो सॉल्ट होगा जो कि नॉन वॉलेटाइल होगा। वॉलेटाइल सब्सटेंस ऊपर आ गया और यहाँ पर डिपॉजिट हो गया। इसको स्पैचुला की मदद से खुरुच खुरुच करके निकाल लिया जाता है। ठीक है? क्लियर है इतनी बातें? चलिए, तो ये आपका पहला एप्लीकेशन हो गया, पहला एप्लीकेशन आपका हो गया। अब हम लोग जो है इसके दूसरे एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा बहुत एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ और मैं आपको इसको डिस्कस कर दूंगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इन फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स, इन फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स। अब जो फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स होती है उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स। अब जैसे मान लीजिए, इसको बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे आप लोग पहले ज़माने की फ्रिज देखते होंगे, आप लोग के घरों में होगी, जो होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो आप लोग अपनी मम्मी से ये डिस्कस करिएगा, वो ज़रूर बताएंगे आप लोगों को कि पहले क्या होता था कि जो फ्रीज़र होती है हमारी फ्रिज की, उसमें बर्फ़ जम जाती है, बहुत भयानक बर्फ़ जम जाती है पूरी। फिर फ्रिज बंद करना पड़ता है कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए उसको फिर साफ़ करना पड़ता है, बर्फ़ हटती फिर से ऑन करते हैं। ये आप लोग देखे होंगे। तो जो आजकल की फ्रिजेस आ रही हैं, जो नई टेक्नोलॉजी की फ्रिजेस है, उनको बोला जाता है वो फ्रोस्ट फ्री है। फ्रोस्ट फ्री मतलब क्या हुआ? यहाँ पे वो ऐसे रेफ्रिजरेटर्स हैं उनमें एक नई टेक्नोलॉजी वहाँ पर लगाई गई है, नई टेक्नोलॉजी के बारे में उसमें इंक्लूड किया गया है नई टेक्नोलॉजी को, जो कहती है या जिसके अंदर वर्क क्या होता है कि वहाँ पर जब बर्फ़ जमती है उसकी फ्रीज़र में बच्चों, तो जैसे ही बर्फ़ जमती है तो जब सफिशिएंट बर्फ़ हो जाती है तो फ्रिज को लगता है कि अब यहाँ पर एक गर्म हवा सर्कुलेट करनी चाहिए। इसी को बोला जाता है फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स। यहाँ पर एक गर्म हवा सर्कुलेट की जाती है। जैसे ही गर्म हवा सर्कुलेट की जाती है फ्रीज़र के अंदर, तो जो आइस होती है, जो बर्फ़ है, वो किस में हो जाती, कन्वर्ट हो जाती है, वो कंडेंस हो जाती, कंडेंस कह रहा हूँ, वो सीधे सबलाइम हो जाती है, सीधे वो किस में, वेपर में कन्वर्ट होने लगती है। जैसे ही जब बर्फ़ जम गई और एक रेफ्रिजरेटर में एक गर्म हवा, चैम्बर के अंदर क्या होगी, एक गर्म हवा, वार्म एयर को वहाँ से पास कराया जाएगा। जैसे ही वार्म एयर पास कराया जाएगा तो जितनी भी बर्फ़ जमी हुई है वहाँ पर, वो किस में कन्वर्ट होने लगेगी, अपने वेपर फॉर्म में। ठीक ना? क्लियर है बात? अपने वेपर फॉर्म में वो कन्वर्ट होने लगेगी। यही होता है इसका यूज़। ठीक ना? तो हम लोग क्या कहते हैं, आइस ऑन द वॉल्स ऑफ द फ्रीजर सबलाइम्स व्हेन वार्म एयर इज सर्कुलेटेड थ्रू द कंपार्टमेंट ड्यूरिंग द डीफ्रोस्ट साइकिल। इस साइकिल को बोलते हैं डीफ्रोस्ट साइकिल, यानी फ्रोस्ट यानी एक तरीके से बर्फ को डीफ्रोस्ट किया जा रहा है, यानी कि उसको हटाया जा रहा है। कैसे हटाया जा रहा है? गर्म हवा के द्वारा सबलाइम करके। क्लियर है बात ना? समझ में आ गई होगी आपको ये बात। ठीक ना? इसकी तीसरी एप्लीकेशन होती है, तीसरी एप्लीकेशन आपको बता देते हैं, फ्रीज ड्राई फ्रूट्स प्रिपेयर्ड बाय सबलाइम। फ्रीज इन द प्रिपरेशन ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं, इन द
प्रेपरेशन ऑफ फ्रीज ड्राइड फूड। तो फ्रीज ड्राई फूड के प्रेपरेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब कैसे होता है इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, जो फूड होते हैं जो कि फ्रोज़न फूड मिलते हैं, जैसे आजकल देखेंगे मार्केट में फ्रोज़न फूड बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जैसे आप अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो ये बहुत ज़्यादा मटन या चिकन ये सब फ्रीज़ करके मिलते हैं मार्केट में। और सबसे अच्छा एग्जांपल तो हम लोग के घर में होगा, मटर आती होगी जो ग्रीन वैली मटर जिसको कहते हैं, जो पनीर के साथ मिलती है मार्केट में, क्योंकि मटर तो हर सीज़न में मिलती नहीं है, ठंडियों के समय ज़्यादा मिलती है। तो ये वाली मटर जो होती है वो फ्रीज़ वाली ही मटर होती है। इसमें किया क्या जाता है इस प्रोसेस में सॉरी इस प्रोसेस में क्या किया जाता है बच्चों समझिएगा। जो सबसे पहले जो फूड मटेरियल होता है उसको फ्रीज़ कर लिया जाता है, उसको जमा लिया जाता है, ठीक ना। फिर उसको वैक्यूम चैम्बर में रख दिया जाता है जहाँ पर वो सूख जाती है, यानी कि आइस। जैसे हम मान लीजिए मटर है, मटर को हमने जमाया, मटर को हमने फ्रीज़ कर लिया। तो जैसे फ्रीज़ करोगे तो फ्रीज़ करने पर क्या होगी, उसके ऊपर बर्फ़ आ जाएगी, क्योंकि जितनी भी सब्सटेंस होते हैं ये सब फूड मटेरियल, इसमें वाटर कंटेंट होता है। तो वाटर कंटेंट ही क्या हो जाता है हमारा, जम जाता है। और जैसे वाटर कंटेंट जमा रहेगा तो सारी न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें जमी रहेगी, बनी रहेगी। तो इससे कोई न्यूट्रिशन वैल्यू भी ख़त्म नहीं होती है फूड की। तो हम लोग करते क्या है कि जैसे मटर है, मटर को फ्रोज़ कर लिया, जमा लिया उसको, जैसे डीप फ्रीज़र में रख के उसको जमा लिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको वैक्यूम चैम्बर में डाल देते हैं। वैक्यूम चैम्बर में इसलिए डालते हैं क्योंकि जो उस पर बर्फ़ जमी हुई है वो यहाँ से निकल जाए, ठीक ना, बर्फ़ सबलाइम हो जाए, ठीक ना। जैसे ही सबलाइम हो जाएगी और फिर इसको पैक करके रख लिया जाएगा। जैसे ही पैक करके रख लिया तो अब सीधी सी बात है, हमको कुछ नहीं करना। अब ये ड्राई फ्रूट हो गया, अब इसको सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी में डालना है। जैसे ही आप गर्म पानी में डालोगे ये उसी तरीके से वापस हरा भरा तैयार हो जाएगा, ठीक ना। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसे हल्दीराम जो है, मैं किसी का यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन हल्दीराम की बहुत सारे ग्रेवी वगैरह की सब्जियाँ ड्राई फॉर्म में, मतलब इसी तरीके से जिसको फ्रोज़न फूड कहा जा रहा है उस फॉर्म में आ रही, पैकेट में रहती। बस उसको आपको क्या करना रहता है, पानी में डाल दिया, आपके सामने बढ़िया बढ़िया सब्ज़ी तैयार हो गई। हर तरीके, छोले भी हैं, मतलब बहुत वैरायटी है। आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा। जैसे जो इमरजेंसी के लिए लोगों के लिए है, फ़िलहाल फ्रोज़न फूड हर टाइम तो खा नहीं सकते हो आप, घर पे वैसे इतने अच्छे अच्छे गर्मा गर्म फूड बनते हैं। तो क्लियर है, आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। फ्रोज़न फूड को सबसे पहले क्या किया जाता है, फ्रोज़न ड्राई फूड्स को सबसे पहले इसको कह सकते हो आप, फूड लेते हैं, फिर उसको फ्रोज़ कर देते हैं, यानी जमा देते हैं। जमाने के बाद इसको वैक्यूम चैम्बर में रख देते हैं, जिससे इसकी आइस जो है वो सबलाइम हो जाए और अब ड्राई फ्रूट हमारे पास रहता है, जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बनी रहती है। बस हमें बस इसको अगर जब खाना होता है तो उसको गर्म पानी में डाल दीजिए, ये तैयार हो जाता है और यहाँ पर हमें फूड मिल जाता है। और ये इस तरीके से हम कहते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ फ्रीज ड्राई फूड में भी सब्लिमेशन प्रोसेस का इस्तेमाल हुआ, जहाँ पर हमने जमा करके इसकी आइस को सबलाइम, एक तरीके से सबलाइम प्रोसेस के थ्रू, यानी वैक्यूम में डाल करके वैक्यूम चैम्बर में सबलाइम कर दिया इसकी आइस को, ठीक ना बच्चों। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम इसके आगे की बात करेंगे। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी। अगर नहीं आई होगी, कुछ बातें आपको रह गई होंगी तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं उसको आपको ज़रूर बता दूंगा। थैंक यू बच्चों, बाय।